हाँ, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं इंश्योरेंस क्लेम का, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखिए, तो इसको करने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को देख लीजिए, ठीक है? नहीं तो थोड़ा-सा दिक्कत आ सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ऑन 20th October 2001 को क्या हुआ, द गोडाउन एंड बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ अमन लिमिटेड आर अफेक्टेड बाय फायर। तो 20th अक्टूबर 2021 होगा ये। तो 2021 को क्या हुआ, अमन लिमिटेड का गोडाउन में आग लग गया। फ्रॉम द सॉल्वेज अकाउंटिंग रिकॉर्ड, तो क्या हुआ, जिसका गोडाउन था उन्होंने आग से कुछ निकल लाया, मतलब उसको हम सॉल्वेज कहते हैं, ठीक है? तो तो कुछ रिकॉर्ड हमें मिल गया। तो रिकॉर्ड क्या क्या मिला, रिकॉर्ड मिला कि स्टॉक गुड्स एट द रेट 10% लोअर देन द कॉस्ट ऑन 31st March 2021 2,16,000। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है, देखिए डेट को फॉलो कीजिए, 31st March 2021, ठीक है? आग लगी कब, आग लगी अक्टूबर को, 20th October 2021 को। तो इसका पहले वाला ये डेट आता है ना, तो अगर पहले डेट आता है तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 2,16,000। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला अमाउंट 10% लोअर देन द कॉस्ट है। कॉस्ट कितना रहता है, हमेशा कॉस्ट 100% पे रहता है, लेकिन ये वाला अमाउंट 90% पर है। समझा? इसका डिटेल्स कॉन्सेप्ट मैंने पिछला वीडियो में बताया, उसे देख लेना, ठीक है? तो हमारा स्टॉक कितना है, एक एक पॉइंट पर एनालिसिस कीजिए तो अच्छा होगा, अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है? देखिए हमारा कॉस्ट, कॉस्ट हमेशा कितना होता है, 100 होता है ना? लेकिन हमने कितने पे रिकॉर्ड किया, 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस किया। इसका मतलब 10% लेस देन किया ना, तो इसका मतलब 90% से हमने रिकॉर्ड किया। हमारा जो स्टॉक है, स्टॉक को हमने कितना परसेंट से रिकॉर्ड किया, 90% से। ये तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखिए पहले भी मैंने बताया, फिर भी बता रहा हूँ। अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक 100 है, 100 का हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, मान लीजिए परचेज कुछ भी नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं आएगा, सेल भी नहीं है, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना बनेगा, 100 रुपीज़ ही बनेगा। अगर गलती से मैंने 100 का जगह पर 90 लिख दिया, तो क्या होगा, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी 90 आएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम किस पर देगा, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उस, तो उसका ऊपर देगा। तो अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक 90 है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें 90 पर ही हमारा कॉम्पनसेशन देगा। अगर 100 होगा तो 100 पर कॉम्पनसेशन देगा। तो इसलिए कभी गलती मत करना, अगर स्टॉक लेस देन दिया हुआ रहता है तो क्या करना, इसको कॉस्ट पर मतलब एक्चुअल रेट पर लेके आने का, ठीक है? और अगर ओवर वैल्यूड दिया होता है, ओवर वैल्यूड मतलब आपने गलती से 10% ज़्यादा कर दिया, तो ये हमारा 110% से दिखाया लगा होगा ना। अगर 10% ज़्यादा लिख दिया मैंने, तो हमारा स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाएगा, 110% हो जाएगा। तो 110% से हमें 100 पर लाना होगा, 100 पर लाना होगा, ठीक है? तो जिसका बराबर होता है उससे डिवाइड करना, और जो अमाउंट निकालना चाहते हो उसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है? तो हमारा स्टॉक कितना लिखा हुआ है, हमारा स्टॉक है 2,16,000। ये वाला अमाउंट 10% लेस देन है, मतलब 90% का बराबर है। तो 90% से इसको डिवाइड करने का, और कितना निकलने का, 100% का बराबर कितना होगा, समझा? तो हमारा स्टॉक कितना निकलेगा, 2,16,000 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो कितना आएगा, कैलकुलेट करने का, 2,16,000 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना आएगा, 2,40,000। समझा, 2,40,000, ठीक है? समझ गया? हमारा 2,40,000 का गुड्स था, ये वाला अंडर वैल्यू था, मतलब 2,16,000 मैंने बुक्स पर लिखा रखा था। तो इसको सही करने का, इसको सही करके 2,40,000 लिखने का, ठीक है?
और अगर ओवर वैल्यूड किसी क्वेश्चन पर दिया हुआ रहेगा तो क्या करने का, एक्चुअली में बुक्स में नहीं है लेकिन अगर फिर भी क्वेश्चन आपको पूछ लेता है तो क्या करोगे, तब ऐसा करोगे कि 2,16,000 अगर ओवर वैल्यू 10% ओवर वैल्यूड होता तो मतलब ये वाला अमाउंट 110 का बराबर होता, तो 100 का मल्टीप्लाई में कितना निकलेगा, इसको कैलकुलेट करने का। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पर नहीं आएगा, लेकिन अगर कभी आ जाता है तो सॉल्व तो करना ही होगा ना, समझ गया। देन आता है कि परचेस लेस रिटर्न। परचेस लेस रिटर्न, अगर परचेस अलग अलग दे के ले और रिटर्न अलग देता है तो हम क्या करते, तो हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते। पूरा कॉन्सेप्ट समझने का, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। इधर हम परचेस लिख देते और इधर परचेस रिटर्न लिख देते, कोई बात नहीं। ठीक है, परचेस से रिटर्न माइनस होने के बाद इधर नेट परचेस ही तो आएगा ना। समझा, नहीं समझा तो कमेंट करने का। तो परचेस लेस रिटर्न दिया हुआ है, कोई बात नहीं, मतलब ये लोगों ने कैलकुलेट इससे वाला माइनस करके आपको नेट परचेस दिया हुआ दे दिया, तो आपका टेंशन कम कर दिया। ठीक है, सेल्स लेस रिटर्न सेम, और ये वाला डेट को देखने का, क्योंकि ये डेट कैसे आया, आपका ओपनिंग डेट से, जिस दिन से आपने बुक्स में रिकॉर्ड करना स्टार्ट किए हो उस दिन से जिस दिन आपका गोडाउन में आग लग गया उस दिन का रिकॉर्ड दिया हुआ है। तो इसका मतलब हमें मेमोरेंडम अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, क्योंकि हम ट्रेडिंग अकाउंट ईयर का एंड में बनाते हैं, तो ईयर तो एंडिंग हुआ नहीं, उसका उससे पहले ही आग लग गया, तो आग लगने का डेट तक हम जो अकाउंट बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। समझा। तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखने का, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है देख लीजिए। सेल्स अप टू 20th अक्टूबर, मतलब जिस दिन आग लगी, includes 80,000 for which goods had not been dispatched। इसका मतलब क्या कह रहा है समझने का। पहले तो देखो कि हमारा सेल्स कितना दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है 6,20,000, मेमोराइज कीजिए कितना, 6,20,000। ठीक है, तो लिखिए कहीं पर सेल्स 6,20,000। अब मुझे बताइए इधर देखिए अच्छे से समझने का, नहीं तो एग्जाम में गलती कर दोगे और दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, सेल्स अप टू 20th अक्टूबर, मतलब जिस दिन आग लगी, इंक्लूड्स 80,000 फॉर गुड्स हैड नॉट बीन डिस्पैच, मतलब आपने बुक्स में रिकॉर्ड कर दी कि मेरा 6,20,000 का सेल हो चुका है, लेकिन इसमें से 80,000 का गुड्स, इसको दो पार्ट कर लीजिए तो अच्छे से समझ में आएगा। एक तो होगा 80,000 और दूसरा कितना होगा 5,40,000, है ना। तो इन दोनों मिला के आपका 6,20,000 होगा। देखिए इन दोनों में ए वाला गुड्स आपने डिस्पैच कर दिया, मतलब आपका गोडाउन से निकल गया, जिन्होंने परचेस किया उनका पास चला गया, लेकिन ए वाला गुड्स क्या हुआ, आपका गोडाउन में ही रह गया। तो अगर आग लगती है तो आग क्या सोचकर लगेगी, ए वाला गुड इन्होंने बेच दिया, इसके ऊपर तो आग नहीं लग सकता, और ये वाला गुड भी इन्होंने बेच दिया, इसके ऊपर आग कहेगा कि हम नहीं लग सकते। ऐसा होगा क्या, आग देख के लगेगा क्या कि ये वाला गुड सेल हुआ, इसके ऊपर आग नहीं लगने का, और जो वाला गुड सेल नहीं हुआ उसके ऊपर आग लगने का, ऐसा तो हो नहीं सकता। आग आग किसी भी गुड्स पर लग सकता है ना। तो इसलिए अगर आपने सेल किया 6,20,000, एक ट्रेडिंग अकाउंट समझने का, सेल्स 6,20,000, ठीक है। अगर मैं सोचता हूँ कि पूरा का पूरा गुड सेल कर दिया तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कुछ आएगा, नहीं आएगा। अगर इनमें से मैंने 80,000 का गुड्स डिस्पैच नहीं किया, मतलब मेरा गोडाउन में ही पड़ा हुआ है, अगर गोडाउन में पड़ा हुआ है तो वाला गुड्स का अंदर भी तो आग लगेगा ना।
तो इसलिए अगर आप सेल 6,20,000 दिखाओगे तो इसका मतलब आप क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं दिखा पाओगे, अगर कुछ नहीं होता है तो, ठीक है। इसलिए आपको क्या क्या शो करना होगा, आपको शो करना होगा कि 6,20,000 मैंने मान लिया कि मैंने सेल किया, लेकिन सेल कब होगा, अगर मेरा गोडाउन से निकल जाएगा तभी तो मैं सेल मानूंगा ना, इसका पहले मैं सेल कैसे मानूंगा। नहीं तो मेरा 80,000 का गुड जो लॉस हो गया, मेरा आग लग गया, तो इंश्योरेंस वाले लोगों ने आके मुझे क्या कहेगा, कहेगा कि आपने सेल कर दिया तो इसका ऊपर क्लेम हम क्यों देंगे, है ना। तो इसलिए आपको देखना होगा कि अगर मैंने सेल किया तो सही है, लेकिन वो वाला गुड्स हमारा गोडाउन से निकला या नहीं निकला। अगर नहीं निकला तो अलग अलग कर दीजिए, तो मान लीजिए कि इतना ही सेल हुआ है, ये वाला सेल नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर इसको अगर आपने सेल मान लिया तो इसका मतलब ये वाला क्लोजिंग स्टॉक का अंदर नहीं आएगा, आप इसके ऊपर क्लेम नहीं कर पाओगे। समझ गए ना। पहले तो आप सोचिए कि आपका फ़ायदा किस में है, आपका फ़ायदा किस में है। अगर आप 5,40,000 दिखा रहा है कि मेरा सेल है, इसका मतलब ये वाला गुड्स आपका घर में है, आपका क्लोजिंग स्टॉक पर पड़ा हुआ रहेगा, तो इंश्योरेंस वाला तो इसके ऊपर क्लेम देंगे आपको ना। समझा। देन क्या आता है, परचेस अप टू 20th October 2021 डिड नॉट इंक्लूड 40,000, मतलब जो परचेस अमाउंट है मेरा परचेस अमाउंट कितने का, मेरा परचेस अमाउंट 2,80,000 का। देखा, ये वाला परचेस अमाउंट का अंदर क्या बोला, परचेस अमाउंट का अंदर हमने 40,000 का एक परचेस किया जिसका इनवॉइस हैड नॉट बीन रिसीव्ड, मतलब जिसका इनवॉइस हमने रिसीव नहीं किया। अगर इन तो हमें सोचने का, इनवॉइस अगर रिसीव नहीं किया तो इनको हम कंसीडर करेंगे, मतलब परचेस के अंदर दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। तो आप फिर सोचिए कि आपका फ़ायदा होगा या लॉस होगा। आपने अगर 2 लाख कितना था, 2,80,000 आपने परचेस किया, 2,80,000, मैंने मान लिया कि सारी के सारी गुड्स बिक गई, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कुछ आएगा, नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने माना कि इनमें से 2 लाख का गुड्स आपने बेच दिया, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, 80,000 ही आएगा ना। 2,80,000 का आपने परचेस किया, इनमें से 2 लाख का गुड्स बेच दिया, तो इसका मतलब आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, 80,000 आएगा, ठीक है। और आपने और एक परचेस किया 40,000 आपने परचेस किया। अगर आप इसको मान लेते हैं कि मैंने, अगर इनवॉइस नहीं रिसीव किया होगा तो आप मान लेते हैं कि मैंने इसको परचेस नहीं किया। इसका मतलब क्या होगा, ये वाला गुड्स आपका आपका घर में रहेगा, आग में जल भी जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। और अगर आपने शो किया कि इनवॉइस तो गए भर में, इनवॉइस नहीं मिला, लेकिन गुड्स तो मेरा घर में है ना, तो अगर आग लगेगा तो ये वाला गुड्स पर भी तो लगेगा, तो इसका ऊपर भी मुझे क्लेम करना होगा। तो क्लेम करने के लिए इसको भी आपको ऐड करना होगा। समझा। देन क्या हुआ, पास्ट रिकॉर्ड शोज द ग्रॉस प्रॉफिट 25%। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रीवियस ईयर में हमने 25% ग्रॉस प्रॉफिट किया। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या होता है, सेल्स का 20% हमारा जीपी होगा। समझा। क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट दिया हुआ है। और द वैल्यू ऑफ द गुड्स सॉल्वेज फ्रॉम 31,000, मतलब गुड्स को, जितना भी गुड्स को आग लग गया उसको मैंने कम दाम में बेच दिया, बेच के मुझे 31,000 रिसीव हुआ, तो मेरा लॉस लॉस कम कम होगा ना। और इंश्योर कितने का किया, मैंने 1 लाख का इंश्योरेंस लिया। तो इसको देके मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने के लिए मुझे पहले एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो बना लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट, उसका नाम क्या देना, उसका नाम देंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि आग तो मेरा क्या कहते हैं, एंडिंग डेट पर नहीं लगा ना, आग तो मेरा बीच में ही लग गया, इसलिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का। तो मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ, आप भी देख फॉर्मेट बना लो। हाँ, तो मैंने फॉर्मेट बना लिया, देख सकते हो। अब मुझे क्या करना, अब लिखने का,
पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। उसका बाद हम क्या लिखते हैं, टू परचेस। इधर हम क्या लिखते हैं, सेल्स, ठीक है। और इधर क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा, ठीक है। और इधर हम क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट। इसको ऐड करने का, टोटल प्लस माइनस करने के बाद क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू को लिखना है। वैल्यू क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड, कॉस्ट कॉस्ट नहीं, स्टॉक ऑफ गुड्स 10% लोअर देन द कॉस्ट 2,16,000, ठीक है। तो इसको मैंने, ये वाला अंडर वैल्यूड था, इसको मैंने ओवर वैल्यूड कर लिया। करने के बाद कितना आया था, ओवर वैल्यूड करने के बाद 2,40,000 आया था, ठीक है। तो इसे इधर लिखने का 2,40,000। देन आता है हमारा परचेस कितना दिया हुआ है, परचेस दिया हुआ है 2,80,000, ठीक है। तो इनर कॉलम में लिख दीजिए 2,80,000। और इसके साथ हमें ऐड करना होगा, क्या ऐड करना होगा, अनरिकॉर्डेड परचेस। समझा, अनरिकॉर्डेड परचेस किसे कहते हैं, जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। 40,000 का, 40,000 था ना, हाँ 40,000 का हमारे पास इनवॉइस नहीं आया, इसलिए हमने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन गुड्स तो चला आया है ना। अगर गुड्स चला आया तो गुड्स को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला गुड्स ही तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक में आ सकता है, इसके ऊपर भी तो आग लग सकता है ना। तो इसको हम लिखेंगे अनरिकॉर्डेड परचेस। अनरिकॉर्डेड परचेस को हमेशा ही प्लस करने का। तो टोटल कितना आएगा, टोटल 3,20,000 आएगा। सेल्स हम कितना लेंगे, देख लीजिए। सेल्स लेने का 6,20,000, लेकिन इनमें से हमने क्या किया, हमने नहीं किया, क्वेश्चन नहीं किया। इनमें से 80,000 का गुड्स हमने सेंड नहीं किया हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला एक्चुअल सेल तो हुआ नहीं है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ रहेगा। तो सेल्स क्वेश्चन ने दिया हुआ है 6,20,000, लेकिन इनमें से हमने तो 80,000 का गुड्स भेजा ही नहीं, वो तो हमारा घर में ही पड़ा हुआ है। तो एक्चुअल सेल लिख दीजिए कितने का, तो माइनस क्या कहते हैं इसे, अगर कुछ याद नहीं आता तो सीधा सीधा लिख देना, गुड्स हैज नॉट बीन डिस्पैच, ठीक है। कितने का, 80,000 का। तो कितना आएगा, 6,20,000 में से अगर 80,000 गुड्स हमने नहीं भेजा, तो इसका मतलब हमने 5,40,000 का गुड्स भेजा है, ठीक है। तो हमारा जीपी क्या आएगा, जीपी इसका ऊपर 25% था, तो 5,40,000 का 25% करने का कितना आता है, 5,40,000, इसका 0.25 मतलब 25%, 1,35,000, समझा, 1,35,000। तो देखिए टोटल कितना आता है, 2,40,000, 3,20,000, 1,35,000, टोटल आता है 3,4,6,9,5, ठीक है। 6,95,000, 6,95,000, इनमें से 5,40,000 हमने सेल किया, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा 1,55,000, 1,55,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें नेट लॉस निकालना पड़ेगा। नेट लॉस मतलब इसका ऊपर आग लगी, लेकिन थोड़ा सा हमने बचा लिया ना, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेज। तो सॉल्वेज बात देने का, तो जो निकलेगा उससे हम कहेंगे नेट लॉस। तो लिखिए नेट लॉस कितने का, नेट लॉस 1,55,000 में से 31,000 हमने सॉल्वेज कर लिया। कहाँ पर लिखा है, इधर लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ गुड सॉल्वेज फ्रॉम फायर, 31,000 हमने बचा लिया।
मालिक ने जाम किया आग का ऊपर, 31,000 लेके निकल गया। ठीक है, ऐसा मत सोचना। 1,55,000 माइनस 31,000 कितना आता है? 1,24,000। तो हमारा नेट लॉस 1,24,000 है। समझ गया? तो अब हमें क्या करना होगा? अब हमें करना होगा कि क्लेम कितना मिलेगा। 1,24,000 तो लॉस हो गया, तो इसमें हमें क्लेम कितना मिलेगा। तो क्लेम का फॉर्मूला क्या था? क्लेम का फॉर्मूला क्या था? क्लेम का फॉर्मूला था इंश्योरेबल क्लेम, मतलब इंश्योरेंस का क्लेम। इंश्योरेबल क्लेम, ठीक है। पहले हम लिखेंगे कि इंश्योरेबल वैल्यू, इंश्योर्ड वैल्यू। इंश्योर्ड वैल्यू मतलब हमने कितने का इंश्योरेंस लिया, इसको डिवाइडेड करने का, किससे डिवाइडेड करने का? क्लोजिंग स्टॉक से, या फिर इसको इससे डिवाइडेड करने का। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ स्टॉक, कॉस्ट ऑफ स्टॉक। और मल्टीप्लाई करने का किससे? मल्टीप्लाई करने का जो हमारा लॉस हो गया, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑन स्टॉक। ठीक है, तो वैल्यू देख, वैल्यू लिख लेने का। वैल्यू कितना है हमारा? इंश्योरेंस कितने का? 1 लाख का। 1 लाख का हमने इंश्योरेंस करवाया। ठीक है, तो लिखिए नीचे कितना आएगा? कॉस्ट ऑफ स्टॉक कितना? 1,55,000। ठीक है, 1,55,000 मल्टीप्लाइड बाई लॉस ऑन स्टॉक 1,24,000। इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि 1,55,000 के लिए अगर हमको 1 लाख मिलना चाहिए था, तो 1,24,000 के लिए कितना मिलेगा? अगर 1,55,000 हमारा लॉस होता तो हमें 1 लाख मिलता, तो 1,24,000 हमारा एक्चुअल लॉस हुआ है, तो इसके लिए कितना मिलेगा? समझा? तो डिवाइडेड करने का, 1 लाख डिवाइडेड बाई 1,55,000 मल्टीप्लाइड बाई 1,24,000, तो कितना आता है? ऐसा आ गया। एक काम कीजिए, प्लस 0.1 कर दीजिए, 80,000। ठीक है, 80,000 ये हमारा इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करेंगे कि मेरे 80,000 दो, छोड़ना नहीं। ठीक है, समझ गया? तो अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर नहीं समझा तो कमेंट करने का।